हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मनीष क्लासेस। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने क्लास 10 के थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल को डिस्कस किया था। उसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर किया था और इसमें इसी चैप्टर को आगे ले जाते हुए सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने मेटल्स के पानी के साथ रिएक्शन कैसा होता है, एयर के साथ कैसा रिएक्शन होता है, एसिड के साथ कैसा रिएक्शन होता है, उन सारे रिएक्शंस को हम लोग ने पढ़ा था, देखा था, एग्जांपल्स देखे थे। और आज इसी चैप्टर को आगे ले जाते हुए इसके सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको 1 मिनट भी स्किप नहीं कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल के साथ कैसा रिएक्ट करता है। तो देखिए, रिएक्टिव ऑफ एलिमेंट इज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो किसी भी एलिमेंट का ये टेंडेंसी होता है कि उसके जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अब देखते हैं। एटम्स ऑफ द मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन। ठीक है, तो जो मेटल होता है वो आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कैटायन फॉर्म करते हैं। एटम ऑफ द नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल टू फॉर्म एनायन। और वहीं पे नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एनायन फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं NaCl का एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, जिसमें कि Na जो होता है वो मेटल होता है। जो मेटल होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ताकि उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। वहीं पे क्लोरीन होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाता है उसका। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करता है और क्लोरीन गेन करता है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और NaCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं तो ये रिएक्शन होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आयोनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो जब जब किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से हो तब उस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड के। देखिए, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं, इसका फिजिकल नेचर देखते हैं। तो इसका फिजिकल नेचर सॉलिड होता है, हार्ड होता है और आमतौर पे ब्रिटल होता है, मतलब आराम से ये टूट जाता है। ठीक है, अब ये दूसरा देखते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इन आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसके पीछे है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का होना। ठीक है, अब आते हैं सॉल्युबिलिटी के। तो जनरली soluble इन वाटर एंड insoluble इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। तो ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में तो सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन दूसरे सॉल्वेंट जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब में ये इनसॉल्यूबल होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो जो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मोल्टेन और सॉल्यूशन फॉर्म में कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं कि जब आप नमक जब ये सॉलिड स्टेट में होता है और इससे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ये कंडक्ट नहीं करता है। वहीं पे जब आप इसी नमक को पानी में घोल देते हैं, इसका सॉल्यूशन बना देते हैं, तो उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगता है। ये इस बात का सबूत है कि आयनिक कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टेन और सॉल्यूशन स्टेट में। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इस पे ज़रूर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो अगर आप ये मिस करते हैं तो आपका नंबर भी कट सकता है, तो इसको याद से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, तो मेटल जो होता है कहाँ से अकर करता है, क्या हमने बना है या कहीं और से मिलता है, देखते हैं। तो मेटल जो होता है वो नेचुरली अकर होता है। ठीक है, जितने सारे भी एलिमेंट है वो सारे नेचुरली अकर होते हैं। तो देखते हैं मेटल के बारे में। तो मिनरल्स, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। तो जो मेटल होते हैं वो नेचुरली अकर होते हैं, बट किस फॉर्म में, तो ये मिनरल्स के फॉर्म में अकर होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तो ये मिनरल्स होता क्या है। तो मिनरल्स होता है ये है कि जब जो ये मेटल्स होते हैं ये अर्थ के क्रस्ट में फाउंड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के साथ, तो इसको मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, अब ओर्स को देखते हैं। तो ओर्स क्या होता है देखते हैं। मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। तो
ओर्स जो होते हैं वो मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन उनमें किसी एक मिनरल का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, और उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है, उसको हम लोग ओर्स कहते हैं। तो अब देखते हैं ये ओर से हम लोग मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, देखते हैं। पहला है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो ऐसा ओर खोजना जिसमें बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर मेटल का पार्ट हो, ठीक है। उसमें ऐसा मिनरल जिसमें बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर मेटल हो जिसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सके। दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और फिर तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तीसरा एक ये जो स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए। इसमें रिफाइनमेंट किया जाता है मेटल को, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा प्रोसेस है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मिनरल्स और ओर्स क्या होता है। इन दोनों का आप डिफिनेशन याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे ओर्स से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ओर्स देखिए 3 प्रकार के होते हैं, एक हाईली रिएक्टिव मेटल का, और एक मीडियम रिएक्टिव मेटल का, और तीसरा लो रिएक्टिविटी मेटल का, ठीक है। तो जो हाईएस्ट रिएक्टिविटी जो मेटल होता है उनके ओर से इनको इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वहीं पे जो मीडियम रिएक्टिविटी के जो ओर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वो एक कार्बोनेट ओर होते हैं और दूसरा सल्फाइड ओर होते हैं, ठीक है। तो जो कार्बोनेट ओर होते हैं उनको कैल्सिनेशन के ज़रिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और जो सल्फाइड होते हैं उनको पहले रोस्टिंग किया जाता है। तो ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद ये ऑक्साइड्स ऑफ मेटल ऑब्टेन होते हैं। फिर जो ये ऑक्साइड ऑफ मेटल होते हैं उनको रिड्यूस किया जाता है, और रिड्यूस करने के बाद प्योरीफाई किया जाता है। फिर उसके बाद प्योर मेटल ऑब्टेन होता है। वहीं पे जब हम लोग लो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ओर्स को एक्सट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो वहाँ पे सल्फाइड ओर्स आता है, और उसको भी रोस्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो रोस्टिंग करने के बाद ये मेटल बनता है, और फिर मेटल को ये रिफाइन करते हैं ताकि प्योर, और फिर उसके बाद प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के ओर्स से मेटल एक्सट्रैक्ट करने का एक फ्लो चार्ट है। ये इसको आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स में। तो पहला है गैंगियो। तो गैंगियो से फिर रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग से के बाद कैल्सिनेशन करते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं गैंगी क्या होता है। ओर्स आर यूजली कंटेमिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल सैंड एक्सेट्रा कॉल्ड गैंगी, ठीक है। तो जो ये गैंगी होता है ये कंटामिनेटेड इम्प्योर ओर्स होते हैं जिनमें सॉइल सैंड बहुत सारे होते हैं, ये सब इम्प्योर ओर्स होते हैं, ठीक है। अब रोस्टिंग देखते हैं, रोस्टिंग क्या होता है। सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो जो मेटल सल्फाइड होते हैं इनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। जो बहुत ज़्यादा एयर में इनको हीट किया जाता है, तब इसको रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, आप ZnS को जब हम लोग ऑक्सीजन में हीट करते हैं एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये ZnO बनता है और SO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं कैल्सिनेशन क्या होता है। तो कैल्सिनेशन देखते हैं। द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, दिस प्रोसेस कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो जब कार्बोनेट ओर्स होते हैं उनको हीट किया जाता है ऑक्साइड बनाने के लिए कम लिमिटेड एयर में, तब उसको कैल्सिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये रोस्टिंग है, बस इसमें क्या बोलते हैं कम एयर में, लिमिटेड एयर में इसको हीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल से समझते हैं। ZnCO3 ये एक कार्बोनेट ओर है, ठीक है, जिंक का ओर है। इसको हीट करते हैं लिमिटेड एयर में, ठीक है। तो ये जिंक ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और CO2 गैस निकला, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं रोस्टिंग को। तो रोस्टिंग जब एक्सेस एयर के प्रेजेंस में जब कन्वर्ट किया जाए सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में, तो उसको रोस्टिंग कहते हैं। और जब लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिडक्शन।
ठीक है। तो रिडक्शन में देखिए क्या होता है, मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे जेडेनो, जो कि एक मेटल ऑक्साइड है, उसको कैसे रिड्यूस करते हैं देखिए। तो तो यहाँ पे देख सकते हैं जेडेनो जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट किया, और जेडेन जो है मेटल वो रिड्यूस हो गया, और कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है। तो ऐसे हम लोग को एक प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है रिफाइनिंग का, मेटल का एक्सट्रैक्शन का। ठीक है, आगे अब देखते हैं। अब इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जांपल्स है सबके। ठीक है। अब आगे देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है। तो द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। तो जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज होने वाला मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें होता क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में एक एनोड और कैथोड पे मेटल लगाए जाते हैं और उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें मेटल रिफाइन होता है। ये हो गया सिंपलर फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे जो एनोड है उसमें इम्प्योर कॉपर मतलब मेटल यूज़ करते हैं, और कैथोड पे स्ट्रिप प्योर कॉपर का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जब इसके थ्रू जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो जो इम्प्योर जो एनोड है उसमें से प्योर जो मेटल है उसका एटम एक एक करके प्योर मेटल की तरफ चला जाएगा। ठीक है। और प्योर मेटल में जाके वो मिल जाएगा। ठीक है। उस पे इसके ऊपर जमा हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटी होगा वो नीचे जम जाएगा। ठीक है। तो ये है ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। तो जो इम्प्योर मेटल होता है वो इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हो जाता है। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिटेड एट द कैथोड। और उतना ही जो मेटल है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है। The insoluble impurity settle down at the bottom of the anode and is called the anode mud। और जो impure जो insoluble impurities होता है वो बॉटम में जाके सेटल हो जाता है, इसको एनोड मड भी कहते हैं। ठीक है। तो ये होता है ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर एक बार समझना है तो उसको दोबारा देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम के साथ एग्जाम में हमेशा पूछता है कि इसमें क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, प्योर मेटल कहाँ पे होता है, इम्प्योर मेटल कहाँ पे होता है। ठीक है। अब आते हैं कोरोजन पे। तो देखिए कोरोजन का सिंपल मतलब है जंग लगना, कुछ ख़राब होना। अब इसको साइंटिफिक टर्म में देखते हैं क्या होता है। द surface of some metal get corroded when they are exposed to moist air for a long period of time. This is called corrosion। ठीक है। तो जब किसी भी मेटल को लॉन्ग पीरियड टाइप के लिए एयर मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाता है, क्रोड हो जाता है, उसको बोलते हैं कोरोजन। ठीक है। इस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर becomes exposed to air as it reacts with air to form coating of silver sulfide। तो सिल्वर चांदी का आप देखते होंगे अपने माँ के पास अगर चांदी का कुछ गहना होगा ऑर्नामेंट, तो उसको उसमें देखते होंगे कुछ समय के बाद वो अ, उसके ऊपर एक काला काला लेयर फॉर्म हो जाता है। ये होता है इस कारण कि अगर आपके पास चांदी का चैन भी हुआ तो उसमें भी देखते हो कुछ समय बाद वो काला हो जाता है। जो असली चांदी का होता है वो काला होता है। वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड का एक लेयर फॉर्म हो जाता है। ठीक है। तो इस कारण वो काला काला लेयर बन जाता है। कॉपर के साथ भी ऐसा ही होता है। कॉपर रिएक्ट विद द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड गेन्स अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो इसमें ग्रीन ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट का लेयर फॉर्म हो जाता है, और आयरन में ब्राउन कलर का। ठीक है। अब देखते हैं इसके प्रिवेंशन का क्या क्या तरीका है। ठीक है। तो पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। तो सिंपल उसको पेंट करके बचाया जा सकता है। बॉइलिंग होता है, अगर हम लोग उस पर तेल लगा दे तो भी कोरोजन में बचा सकते हैं। ग्रीजिंग हो गया, गैल्वेनाइजिंग हो गया, क्रोम हो गया, क्रोम प्लेटिंग हो गया, एनोडाइजिंग हो गया, और मेकिंग एलॉयज। ठीक है। तो अब देखते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। तो जब मेटल के ऑब्जेक्ट को थिन लेयर ऑफ जिंक से कोट कर दिया जाए तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब एलो देखते हैं क्या होता है।
इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, डेफिनेशन, ठीक है, एग्जाम में, तो याद कर लीजिएगा। एलोय, एन एलोय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, ठीक है। तो जो एलॉय होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल का या मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ एलॉय, ठीक है। तो पहला है आयरन, ठीक है। तो मिक्स विथ सम स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो जब आयरन के साथ जब हम उसको कार्बन मिलाते हैं आयरन में कुछ, तो वो आयरन स्ट्रांग हो जाता है और हार्ड हो जाता है, और ठीक है। दूसरा एलो है स्टील। तो स्टील जो बना रहता है वो आयरन और निकल और क्रोमियम से मिलाकर बना हुआ रहता है, ठीक है, तब वो स्टील बनता है। ब्रास जो होता है, कॉपर में जब जिंक मिलाया जाता है तब वो ब्रास बनता है, ठीक है। वहीं ब्रॉन्ज में जब कॉपर के साथ टीन मिलाया जाता है तब वो ब्रॉन्ज बनता है। और क्या बोलते हैं, सोल्डर में टीन और लीड मिलाया जाता है तब वो सोल्डर बनता है। और एक एमेल्गम आता है, एलॉय, उसमें जो एक मेटल होता है, दो मतलब एक मेटल उसमें मरकरी होना चाहिए, तब उसको एमेल्गम कहते हैं। इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी Hg, देन इट इज कॉल्ड एमेल्गम, ठीक है। तो एमेल्गम का डिफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में, पूछते ही एक नंबर क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि एमेल्गम क्या होता है। तो एमेल्गम वो होता है जिसमें वो एलॉय होता है जिसमें एक मेटल मरकरी होता है, बस इतना सिंपल सा इसका आंसर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज है जिसका मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया है। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्त लोग में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे कंटेंट आगे बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग, थैंक यू।